दोस्तों, एक समय था जब कांग्रेस राष्ट्रवादी नेताओं का गढ़ हुआ करती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसके झंडे तले देशभक्त नेताओं ने एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन समय के साथ पार्टी का रंग बदला। मुस्लिम तुष्टीकरण और देश विरोधी एजेंडों का बोलबाला बढ़ा और राष्ट्रवादी नेता या तो पार्टी छोड़ गए या उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। कांग्रेस की डिक्शनरी में इतिहास से सीखना कभी शामिल ही नहीं रहा। इसी कारण वो आज भी इसी ठर्रे पर हैं। अब देखिए ना दोस्तों, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने दो दिग्गज नेताओं मनीष तिवारी और शशि थरूर को बोलने का मौका तक नहीं दिया। ये वही नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा थे। इन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन के खिलाफ भारत का पक्ष पूरी दुनिया में दमदारी से रखा। लेकिन शायद यही वजह रही कि कांग्रेस ने इन्हें लोकसभा में बोलने से रोका। क्यों? क्योंकि इनका राष्ट्रवादी नजरिया पार्टी की सरकार विरोधी और देश विरोधी रणनीति को चुनौती दे सकता था। मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक देशभक्ति गीत के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की, जबकि शशि थरूर ने चुप्पी साध ली। लेकिन यह घटना कांग्रेस की उस अघोषित परंपरा या कहें कि अनरिटन रूल की याद दिलाती है, जिसके तहत पार्टी में राष्ट्रवादी नेताओं को किनारा कर दिया जाता है। देखिए, शशि थरूर से पहले का एक उदाहरण आरिफ मोहम्मद का है। 1985 का शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हक दिया था। उस वक्त राजीव गांधी सरकार में मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस फैसले का पुरजोर समर्थन किया और इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के दबाव में राजीव गांधी ने अधिनियम पास कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरिफ मोहम्मद खान ने इसका कड़ा विरोध किया, इसे माइनॉरिटी अपीजमेंट एंड सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताया। नतीजा, आरिफ मोहम्मद को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रगतिशील और राष्ट्रवादी नेता को कांग्रेस कभी सम्मान नहीं दे पाई। पटेल और नेहरू के बीच मतभेद जग जाहिर है। भले ही पटेल आखिरी सांस तक कांग्रेस रहे, लेकिन कांग्रेस उनकी कभी नहीं हो पाई। दोस्तों, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस मुख्य दल थी, इसलिए राष्ट्रवादी नेता इससे जुड़े। लेकिन जैसे जैसे पार्टी की नीतियां देश विरोधी होती गईं, ये नेता अलग होते गए। मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और हिंदू सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा दिया। मालवीय जी ने 1909, 1918, 1924 और 1932 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हालांकि उनकी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा और सामाजिक सुधारों पर जोर कांग्रेस के कुछ नेताओं को असहज करता था। उनकी हिंदू केंद्रित विचारधारा को कांग्रेस या विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने कभी स्वीकार नहीं किया। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की शुरुआत की और कांग्रेस ने उनको हाशिए पर धकेल दिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी कथित धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। इसी समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, गांधी के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1921 से 1922 में कांग्रेस के महासचिव रहे और 1942 में क्रिप्स मिशन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि राजागोपालाचारी जी की नीतियां और विचार विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की मुख्य धारा से अलग हो गए। 1950 के दशक में उन्होंने पंडित नेहरू की समाजवादी नीतियों का विरोध किया और 1959 में इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की। राजा जी का मानना था कि नेहरू की नीतियां भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक थी। ये आपने गौर किया होगा कि समय आजादी के बाद का हो या अभी का, कांग्रेस पार्टी में नेहरू या गांधी परिवार की नीतियों का विरोध कर कोई नेता कभी पार्टी में बना ही नहीं रह सकता। तभी तो आजादी की लड़ाई के वीर सुभाष चंद्र बोस के साथ कांग्रेस का रवैया आपको ये क्लियर कर देगा कि कैसे पार्टी राष्ट्रवादी नेताओं को साइडलाइन करती आई है। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज और सशस्त्र संघर्ष की वकालत की। 1939 में जब बोस ने गांधी और नेहरू के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, तो गांधी के समर्थन से पार्टी के अन्य नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। बोस को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद भी कांग्रेस आज बोस को तभी याद करती है जब ये उनके राजनीतिक एजेंडे को सूट करता है। स्वतंत्रता के बाद भी जयप्रकाश नारायण और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेताओं ने भी कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया।
जेपी जो कभी कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की नीतियों, विशेष रूप से इमरजेंसी के दौरान कड़ा विरोध किया। इसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले को उजागर करके राजीव गांधी की सरकार को चुनौती दी। राजीव गांधी सरकार में वीपी सिंह रक्षा मंत्री थे। उन्होंने बोफोर्स घोटाले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को भी छोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट लंबी है जिनको पार्टी ने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उनका रवैया राष्ट्रवादी या हिंदूवादी था। इसी को कहते हैं कि खुद के लिए गड्ढा खोदना। जो पार्टी कभी 300 से ज्यादा सीटें लाकर सत्ता का केंद्र बनी हुई थी, वो 2014 तक आते आते 44 सीटों पर सिमट गई। सत्ता के बाद विपक्ष का पद भी नहीं मिल पाया। राष्ट्रवादियों की जो सीट कांग्रेस ने खाली की थी, उसकी जरूरत जनता के लिए जिस पार्टी ने पूरी की, वो जीत गई। कांग्रेस में जब तक हिंदूवादी, राष्ट्रवादी नेता थे, तब तक बाकी दलों का कद नहीं बढ़ पाया था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस ने खुद को राष्ट्रवाद से दूर किया, पार्टी की सीटें भी खत्म होती गई और इसके बचे कुचे उत्तराधिकारी स्थानीय दलों के दम पर FIR इमोजी लगाकर जननायक बनकर घूम रहे हैं। कभी राष्ट्रवादी नेताओं से भरी पार्टी में अब राष्ट्रवादी बयान देने वाले नेताओं को संसद में बोलने की जगह तक नहीं मिलती। पर जो नेता पाकिस्तानी एजेंडा रन कर रहे हैं, जो लोग अमेरिका के लिए भारतीय संसद में सवाल पूछ रहे हैं, उनको बराबर माइक मिल रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राष्ट्रवाद के खिलाफ रहना एक अनरिटन रूल है। कांग्रेस के इस रवैये पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।